हेलो माय फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 6 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक का अध्याय नंबर 7 अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्धों का त्याग किया नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं रोशन की कहानी से, जो कि इस चित्र में दिखाई गई है। तो शुरुआत करते हैं रोशन के जन्मदिन से। रोशन के जन्मदिन पर उसके दादाजी ने से उसे एक कड़क नोट मिला था। उसने उन्हें अपने हाथों में दबा रखा था और साथ ही उसे क्या था, एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था। लेकिन साथ ही वह बहुत बिल्कुल एक नए कड़क को नोट को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि जो सभी नोट हैं उनमें दाहिनी तरफ क्या था, गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा था और बाईं तरफ क्या था, छोटे छोटे से शेर चिन्हित थे। उसने सोचा कि आखिर यहाँ शेर क्यों बनाए हुए हैं। तो इसका प्रश्न अब हम आगे बढ़ते हैं। जो एक बहुत बड़ा राज्य क्या कहलाता है, साम्राज्य। जैसे कि ये छोटे छोटे राज्य हैं, ठीक है। इन सबको जब हम एक साथ मिला देते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, साम्राज्य बन जाते हैं। तो अब हम साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। हम जिन शेरों के चित्र रुपए और पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट करके बनाया गया था और उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था, जिसके जिसके बारे में हम अध्याय नंबर 6 में पढ़ चुके हैं। जहाँ पर कि जो सारनाथ है वहाँ पर क्या हुआ था, जो गौतम बुद्ध हैं उन्होंने और जो महावीर जैन धर्म के जो महावीर स्वामी हैं उन सब के बारे में इतिहास मिलता है। इतिहास के जो महानतम राजाओं में से एक कौन थे, अशोक थे, जिनके निर्देशों पर इन स्तंभों पर और जो पत्थर हैं उन पर क्या कर रहे थे, अभिलेखों को उत्कीर्ण करवाया गया था। इससे पहले कि हम यह जानने कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि उनके राज्यों को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अभी हमने इसका उत्तर जान लिया है कि इनको साम्राज्यों को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। इसके बारे में हम और अभी आगे जानेंगे। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उनकी स्थापना किसने करी थी, उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग कब करी थी, 2300 साल पहले करी थी। और जो चाणक्य हैं, जिनको कि कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, वह एक बुद्धिमान व्यक्ति थे जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना करी थी, ठीक है। अब हम देखते हैं वंश। वंश क्या होता है। जैसे कि हम एक दैनिक जीवन में उदाहरण लेते हैं, जैसे कि आप एक उदाहरण देखते हैं, जैसे कि ये एक पिता है, ये इसके दादा हैं एक बच्चे के, ये बच्चा है, ये इसके दादा हैं, ये इसके पापा हैं और ये खुद है, ठीक है। तो ये क्या है, वंश बनता चला गया है, दादा से बेटा, बेटा से बच्चे। तो ये सब क्या है, वंश बनता चला गया। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त के बाद क्या आया, बिंदुसार आया, बिंदुसार के बाद कौन आया, अशोक। तो ये क्या है, एक वंश बनता चला गया। इसी को हम वंश कहते हैं, जिसके कि मतलब एक ही परिवार के सदस्य एक के बाद एक राजा बनते चले जाते हैं, तो उसको वंश कहते हैं। अब जो साम्राज्य में बहुत से क्या थे, नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया है। जैसे कि जो इस साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, जैसे कि तक्षशिला, उज्जैन और पाटलिपुत्र। हम ये देख सकते हैं, जो तक्षशिला है ये भारत के पश्चिम में और उत्तर में जाने का रास्ता हुआ करती थी, और जो उज्जैन है ये पश्चिम में और दक्षिण में जाने का रास्ता हुआ करता था, और जो पाटलिपुत्र है ये पूर्व में और उत्तर में जाने का रास्ता हुआ करता था। तो इसके बारे में हम जानते हैं। इसमें जो साम्राज्य हैं इनकी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। तक्षशिला क्या है, उत्तर पश्चिम और जो मध्य एशिया है उसके आने जाने का मार्ग थी, और जो दूसरी तरफ क्या था, उज्जैन, जो कि उत्तरी भारत से लेकर दक्षिणी भारत जाने वाले रास्तों में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी और जो सरकारी अधिकारी होते थे और या शिल्पकार रहा करते थे। इनमें साम्राज्य के बहुत जो बड़े क्षेत्रों में क्या था, किसान और जो पशुपालक होते थे उनके गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्से जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण करते थे और जानवरों का शिकार किया कर करके जीवित रहा करते थे। साम्राज्य के जो अलग अलग इलाकों में लोग विभिन्न विभिन्न
भाषाएं बोलते थे और वे शायद अलग अलग प्रकार का भोजन भी करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहना करते थे। तो देखिए अब हम ऊपर देखते हैं इसमें जो इसके बारे में हमने अध्याय नंबर फर्स्ट में पढ़ा था कि जो फल फूलों का संग्रहण करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, संग्रह कहा जाता है। जो शिकारों का करते हैं उन्हें आखेटक कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था। अब छोटी सी यहाँ पर एक सूचना दी गई है, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। ठीक है, ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम अभिलेख में मिले हैं। भारत में से कौन से साम्राज्य बाहर थे भारत से? तो देखते हैं अब हम। देखिए अशोक जो है इतना शक्तिशाली राजा था कि लगभग उसने सारे ही भारत को अपना अधीन कर लिया था। ये देख सकते हैं हम। केवल 2 क्षेत्र हैं जो ये भारत से बाहर थे, एक तो था लंपका और एक था कांधार। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं जो राज्य हैं वो साम्राज्य से कैसे भिन्न हैं। तो इसके बारे में हम अभी जानते हैं। क्योंकि जो है साम्राज्य वो राज्यों से बड़े होते हैं, उनकी रक्षा के लिए बड़ी बड़ी सेनाओं की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जो साम्राज्य हैं उनको राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती है। ठीक है, साम्राज्य का प्रशासन। जो साम्राज्य का जो प्रशासन था वह कैसा था? क्योंकि जो मौर्य साम्राज्य था वह बहुत बड़ा था, इसके लिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। जो पाटलिपुत्र है, जैसे कि हमने मैप में देखा था, पाटलिपुत्र किधर था? इधर था भारत के नक्शे में। और उसके आसपास के जो इलाके होते थे उन पर क्या था? सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के जो किसान होते थे या पशुपालक, शिल्पकारों और जो व्यापारी हुआ करते थे उनसे कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति किया करता था। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन किया करते थे अधिकारियों को उनको क्या था? सज़ा देना भी दी जाती थी। जो अधिकारी होते थे उनको क्या करते थे? उनको भी सज़ा देते थे। जैसे कि कोई मतलब अधिकारी है, वह अगर राजा की बात को नहीं मानेगा तो उसको क्या करा जाएगा? उसको भी सजा दी जाएगी। ठीक है, इनमें से कोई कुछ जो अधिकारी होते थे उनका क्या था? वेतन भी दिया जाता था। और जो संदेशवाहक होते थे वह क्या करते थे? संदेशवाहक कौन होता है? जो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते हुए राजा की जासूसी के तौर पर अधिकारियों के कार्यकलापों पर नज़र रखा करते थे, उनको संदेशवाहक कहा जाता था। यानी कि राजा के आदेश के अनुसार जो अधिकारी होते थे उनके कार्यों पर वह निगरानी रखा करता था और उसके बाद उसको राजा को आकर के बता दिया करता था। इन सब के ऊपर क्या था? सम्राट था। ठीक है, ये जो है जो कि क्या करते थे? राज परिवार एवं जो वरिष्ठ मंत्री होते थे उनकी सहायता से सब पर नियंत्रण रखा जाता था। ठीक है, अब हम देखते हैं जो मौर्य साम्राज्य है उसके भीतर कई छोटे छोटे क्षेत्र या प्रांत भी थे। इन पर जो तक्षशिला या उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। और अक्सर जो राजकुमार होते थे वहाँ का जो राज्यपाल है यानी कि गवर्नर होता था उसको बनाकर भेजा जाता। तो जो अक्सर राजकुमार होते थे उनको क्या करा जाता था? वहाँ का गवर्नर या फिर राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में और उज्जैन में। ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को भी माना जाता था। अब देखते हैं हम जो प्रादेशिक केंद्रों के बीच जो है विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य साम्राज्य सिर्फ मार्गों और नदियों पर ही नियंत्रण करने की कोशिश रखते थे। क्योंकि क्या होता था? जो नदियां हैं उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है वह बहुत उपजाऊ होता है कृषि के लिए। ठीक है, और व्यापार के लिए नदियों का जो मार्ग होता है वह बहुत अच्छा होता है, क्योंकि नदी के रास्ते बहुत जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा जा सकता था। जो आवागमन के लिए क्या होता था? ये महत्वपूर्ण होते थे। कौन? नदियाँ और किनारे, सड़क। ठीक है,
यहाँ से उनके जो भी संसाधनों को कर के रूप में या भेंट के रूप में उनको मिलते थे, उन्हें वह इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर जो पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि जो संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठा किए जाते थे। अब जो नजराना होता है वह क्या होता है? देखिए, जहाँ पर कर नियमित रूप से इकट्ठा किया जाता है, वहीं जो नजराना है वह क्या होता है? अनियमित रूप से अनियमित रूप से इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, ऐसे नजराने जो हैं विविध पदार्थों के रूप में प्रायः जो ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इन्हें देते हैं। जो नजराना होता है वो क्या होता है? स्वेच्छा से दिया जाता है, लेकिन जो कर है वो नियमित रूप से ही वसूला जाता है। वसूलना मतलब कि लोगों से उसको प्राप्त किया जाता है, लेकिन जो नजराना है लोग अपनी इच्छा से उसको देते हैं। किसको? राजा को। जो अब राजधानी में जो सम्राट है उनकी क्या मतलब स्थान था या क्या था, उसके बारे में हम देखते हैं। राजधानी में सम्राट मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन? मेगस्थनीज। ठीक है, मेगस्थनीज ने जो कुछ भी देखा उसका विवरण किया। यहाँ हम उनके विवरणों के बारे में एक अंश दे रखा है, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। जो सम्राट का जनता के सामने आने के जो अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक जो होते थे वो सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहा करते थे। कुछ जो अंगरक्षक होते थे वो पेड़ों को लेकर के चला करते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोते का एक झुंड रहा करता था, जो कि सम्राट के सिर के चारों ओर चक्कर लगाता रहता था। और जो राजा है वो साम्राज्य हथियारबंद महिलाओं से घिरे रहते थे। हमेशा क्या होता था? वह हथियारबंद जो महिलाएं हैं, जैसे कि ये राजा है, इसके चारों तरफ क्या हथियारबंद महिलाएं हैं। उसके बाद फिर तोते हैं जो राजा के सर के ऊपर मंडराते रहते हैं, और उसके आसपास में जो है हाथी होते थे जो सोने चांदी से अलंकृत अंगरक्षक उसके बना करते थे। ठीक है, वे हमेशा क्या करते थे? वो इस बात से डरा करते थे कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना कर दे। उनके खाना खाने से पहले क्या करा जाता था? उनके जो नौकर होते थे उनको उस खाने को चखाया जाता था, ताकि वे मतलब राजा के पास जो भी अशुद्ध भोजन पहुँचे या विषैला भोजन पहुँचे, वो किसी नौकर से ही मतलब उसकी जांच की जाती थी। और क्या होता था? जो राजा था वो कभी भी एक कमरे में 2 दिन से अधिक नहीं सोया करते थे। ठीक है, अब देखते हैं हम पाटलिपुत्र में, जो कि आधुनिक पटना में है, उसके बारे में। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है। इसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं, जो कि 2 और 3 मंजिल वाले घर हैं। लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियाओं के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ है। ठीक है, अब जो राजा है उसके द्वारा खाना खाने से पहले नौकर उस खाने को क्यों चखा करते थे? देखिए, जो विषैला भोजन होगा, अगर राजा उसको खा लेगा तो क्या होगा? उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए पहले नौकरों को उसको चखाया जाता था, ताकि उसमें जो भी विषैला पदार्थ हो पहले ही उसके नौकर पे असर कर दे और राजा जो है उस पर कोई भी विपत्ति ना आए। जो पाटलिपुत्र है उसमें मोहनजोदाड़ो से किस तरह भिन्न था? जो पाटलिपुत्र है उसमें क्या है? बुर्ज हैं, द्वार बने हुए हैं, कच्ची ईंटें हैं से बने हुए मकान हैं, लकड़ी से हैं, और जो है घर 2 से 3 मंजिल बने हुए हैं। लेकिन मोहनजोदाड़ो में क्या था? बड़े बड़े स्नान गृह मिले हैं, पक्की ईंटों से बने हुए मिले हैं, और जो है ज़्यादा ऊंचाई वाले घर नहीं हुआ करते थे, कुछ ही ऊंचाई के घर मिले हैं वहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं हम और अंत में क्या था? अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को
हाथी, लकड़ी और मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर दें। अशोक एक अनोखा सम्राट, इसके बारे में हम और अधिक विस्तार से जानते हैं। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेशों को पहुंचाने की कोशिश की। और जो अभिलेख हैं वो ज़्यादातर किस भाषा में मिले हैं? प्राकृत में और ब्रह्म लिपि में। ठीक है, प्राकृत भाषा कैसी थी? जो महावीर स्वामी थे, अभी हमने अध्याय नंबर 5 में पढ़ा था, सॉरी 6 में, जो प्राकृत भाषा थी वो कैसी थी? आम जन की भाषा थी। ठीक है, अब जो कलिंग का युद्ध का वर्णन करते हुए अशोक का एक अभिलेख मिला हुआ है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही है कि जो राजा है, राजा बनने के लिए 8 वर्ष बाद मैंने कलिंग की विजय की। मतलब जो राजा बनने के बाद अशोक ने क्या करा? 8 साल बाद कलिंग की विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों हुआ उन्हें दुख? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मरे जाते हैं। ठीक है, मारे जाते हैं और बहुत सारे लोग क्या होते हैं? बंदी बनाए जाते हैं। और इनमें से कुछ ब्राह्मण और कुछ श्रमण जो होते हैं वह भी मर जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधी मित्रों को बहुत प्यार करते हैं और दास और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप है कि मैं आगे से अब मैं धम्म पालन करता हूँ और दूसरों की शिक्षा देने का निश्चय करता हूँ, यानी कि दूसरों को शिक्षा देने का निश्चय करता हूँ। मैं मानता हूँ कि जो धम्म है उसके माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय से ज़्यादा अच्छा है। मतलब कि जब अशोक ने कलिंग की विजय की तो उन्होंने पाया कि जो उनकी प्रजा है वह बहुत ही दुख दर्द में है। ठीक है, और उन्होंने सोचा कि ऐसे दुख दर्द को से विजय प्राप्त करना ये बहुत ही गलत बात है। इसलिए मैं धम्म यानी कि किसी धर्म को अपनाता हूँ। ठीक है, और उस धर्म को ही मैं पालन करूँगा जिसमें क्या होगा? लोगों का मैं प्यार के माध्यम से दिल को जीतूँगा और उन पर विजय प्राप्त करूँगा। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण करवा रहा हूँ ताकि मेरे मरने के बाद मेरे बेटे या मेरे पोते युद्ध ना करें। ठीक है, इसके बाद उन्होंने यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। इसके बाद उन्होंने क्या सोचा? धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में कैसे परिवर्तन आया? धर्म के आधार पर। धर्म को संस्कृत भाषा में क्या है? धर्म, लेकिन प्राकृत भाषा में क्या बोलते हैं? इसको धर्म बोलते हैं। अब देखते हैं जो कलिंग का युद्ध है। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का एक प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग का जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उसने क्या करा? वितृष्णा उसको हो गई और उन्होंने क्या करा? भविष्य में कभी भी युद्ध न करने का निर्णय ले लिया था। अब जो उत्कृष्ट पोलिस वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखते हैं, ठीक है, यह बिहार के रामपुरवा में मिली है, जो कि एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे कहाँ रखा गया है? इसे अभी राष्ट्रपति भवन में रखा गया है और यह उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है जिसको अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अशोक का जो धम्म था वह क्या था। अशोक के धम्म में किसी देवी देवता की पूजा या कर्मकांड नहीं किए जाते थे। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देता है, वैसे ही उनका कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा को एक निर्देश दें और वे बुद्ध के उपदेशों से भी परिचित हों। ठीक है, ऐसा कई समस्याएं थीं जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे, उनसे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की जो बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के बीच साथ जो है क्रूर व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा जो परिवार हैं या पड़ोस हैं उनके बीच में भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान करने का कर्तव्य उनका क्या है? कर्तव्य है। इन जो समस्याएं आ रही हैं सारी, इनका उनको निदान करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया? इसलिए उन्होंने धम्म महामांत नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की जो जगह जगह पर जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या हुआ? अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेशों को उस लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे, और अशोक से धम्म के विचारों को प्रेरित करने के लिए सीरिया, मिस्र
और जो है ये ग्रीस तथा जो श्रीलंका है वहाँ पर भी उन्होंने दूत अपने भेजे थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 76 और 77 पर हम एक चित्र में देखेंगे कि इनको कैसे पहचाना जाता है। ठीक है, उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य और जानवरों की चिकित्सा की भी सुविधा उपलब्ध कराई। ठीक है, अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश क्या थे, अब हम इसके बारे में और जानते हैं। देखिए, जब राजा जो अशोक राजा हैं, उन्होंने जब पूरे कलिंग युद्ध करी तो उन्होंने लगभग सारे ही भारत को जीत लिया था, लेकिन उन्होंने देखा कि जो उनकी प्रजा है वह बहुत ही दुखी है। इसलिए उन्होंने सोचा उसी दिन कि मैं अपनी प्रजा को दुखी करके कभी भी खुश नहीं रह पाऊँगा और ना ही मेरी प्रजा खुश रह पाएगी, इसलिए मैं इसको केवल धर्म के माध्यम से ही इनका दिल को जीतूँगा। ठीक है, अब उसकी ही एक झलक हम देखते हैं। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं तब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, या जब यात्रा शुरू होती है, या जब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं हैं। उन्होंने क्या कहा कि ये जो कर्मकांड है ये किसी भी काम के नहीं हैं। इसके बदले में यदि लोग दूसरे रीति रिवाजों को मानते हैं तो वे ज़्यादा फलदायी होंगे। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं? ये हैं अपने दास और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जानवरों पर दया दिखाना और ब्राह्मण तथा जो श्रमण होते हैं उनको दान देना। अपने धर्म की प्रशंसा और दूसरों के धर्म की निंदा करना दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। ठीक है, अब एक पॉइंट दिया हुआ है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने लिखा है उनके धर्मादेश आज भी हमेशा हम में से एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनमें से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक ने धर्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक हैं। अशोक के संदेश उस हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक हैं। अब देखिए, ब्रह्मलिपि। आधुनिक भारत की जो ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्रह्मलिपि से ही उत्पन्न हुई हैं। यहाँ तक कि जो अक्षर है उसको भी अलग अलग भाषाओं में दिखाया जा सकता है। जैसे कि ब्रह्मलिपि में को कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से। देवनागरी में कैसे लिखा जाता है, ऐसे। बांग्ला में इस तरीके से, और मलयालम में इस तरीके से, और तमिल में इस तरीके से। हम देख सकते हैं कि के कितने प्रकार हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अनियंत्रण में। अनियंत्रण मतलब कि जब भारत में ये घटनाएं घटित हो रही थी उस समय पर दूसरे स्थानों पर क्या हो रहा था, तो जो मौर्य साम्राज्य है उसके उभरने से थोड़ा साल पहले, यानी कि 100 साल पहले, यानी कि 2400 साल पहले, क्योंकि मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो किसने करी थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले। ठीक है, 2400 साल में क्या हुआ? चीन के जो सम्राट हैं उन्होंने चीन की दीवारों का निर्माण शुरू कर दिया था। इसे बनाने का उद्देश्य क्या था? उत्तरी सीमा को पशुपालकों से रक्षा करना था। अगले 2000 वर्ष तक इस दीवार का निर्माण चलता रहा क्योंकि साम्राज्य की सीमा बदलती रही हैं। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है और यह पत्थर और ईंटों से बनी हुई है। इसकी ऊपरी सतह पर क्या है? सड़क है जो कि चौड़ी है काफ़ी, जिसको हम यहाँ देख भी सकते हैं, देखिए। ठीक है, उसकी ऊपरी सतह जो है कैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। लगभग 100 से 200 मीटर की दूरी पर एक निगरानी के लिए क्या बनाए हैं? बुर्ज बनाए गए हैं, जिनको हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ छोटे छोटे बुर्ज यानी कि कमरे टाइप के बनाए गए हैं, गुफा टाइप की, जिनसे इन पर निगाह रखी जाती थी। पड़ोसी जो देश हैं उनके लिए अशोक का जो रवैया था वो चीन सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो कल्पना करें, तुम कलिंग में रहते हो और तुम्हारे माँ बाप को युद्ध में काफ़ी दुख उठाना पड़े। अभी अभी अशोक के दूत धम्म के न्याय विचारों को लेकर आए हैं। आप अपने माता पिता और संदेशवाहकों के बीच बातचीत का वर्णन करो। देखिए,
कलिंग की जो घटना है वह इतिहास की सबसे बड़ी घटना है, जिसने एक अशोक नामक जो एक इतना बड़ा साम्राज्य था उसके धर्म को, उसके माइंड को चेंज कर दिया था। ठीक है, तो इसके बारे में हम अब समाप्त करते हैं। अब उपयोगी शब्द। उपयोगी शब्द में कौन है? साम्राज्य। साम्राज्य के बारे में हमने पढ़ा था ना कि जो छोटे छोटे राज्य होते हैं उनको एक साथ मिला करके क्या बना दिया जाता है? साम्राज्य बनाया जाता है। ठीक है, साम्राज्य की क्या होती है? एक राजधानी होती है। जैसे कि भारत है, भारत की राजधानी कौन सी है? नई दिल्ली। ठीक है, और जो अधिकारी होते हैं वो कौन होते हैं? अधिकारी होते हैं जो कि जैसे कि राज्य है, इसमें कई नगर हैं या बड़े बड़े ज़िले हैं, उनमें क्या होता है? कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है जो पूरे राज्य की देखरेख करते हैं। संदेशवाहक कौन होते हैं? संदेशवाहक वह होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं? संदेशों को पहुंचाते हैं। ठीक है, प्रांत क्या होते हैं? छोटे स्तर पर होते हैं। राज्य जो है बड़े ये हो गया साम्राज्य, फिर छोटे स्तर पर कौन सा हो गया? राज्य, फिर आते हैं प्रांत। ठीक है, धर्म। धम्म जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, लेकिन इसका जो प्राकृत भाषा में क्या बोलते हैं? इसको धर्म बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जहाँ पर सम्राटों का सीधा शासन था वहाँ अधिकारी क्या करते थे? कर वसूलते थे। ठीक है, क्या करते थे? वहाँ पर कर वसूला करते थे। राजकुमारों को अक्षर प्रांतों में क्या बना के भेजा जाता था? गवर्नर बनाकर भेजा जाता था, यानी कि राज्यपाल। ठीक है, जो मौर्य शासन आवागमन के लिए महत्वपूर्ण और डैश पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। जो मौर्य शासक आवागमन थे वो महत्वपूर्ण क्या करते थे? जो वहाँ के लोग थे या वहाँ का शासन जो होता उस पर नियंत्रण रखने की कोशिश किया करते थे। प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को डैश दिया करते थे। क्या कर दिया करते थे? नजराना। ठीक है, अब हमने ये पढ़ा था ना कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 2300 साल पहले। अब हम इसके बारे में और आगे देखते हैं। देखिए, ये है विश्व का मानचित्र जिसको हम बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, ये है भारत। ठीक, इस भारत से इधर की साइड में जो साम्राज्य था वो फैला हुआ था। ठीक है, और जो ये तिब्बत है, चीन, मंगोलिया हम देख सकते हैं। ठीक है, इधर की पश्चिम की साइड चलेंगे तो क्या है? अरब सागर है, फारस की खाड़ी है, फारस है, गाजा पट्टी है। ठीक है, और मतलब जो हम यहाँ पर ये मार्ग जो है ईरान जो फारस के शासकों में नियंत्रण रखते थे वो कैसे हैं? लाल रंग के हम देख सकते हैं। और जो ब्राउन कलर से हैं ये क्या हैं? चीनी शासकों के नियंत्रण में थे। और जो हम ग्रीन कलर से देख सकते हैं वो कुषाणों के नियंत्रण में थे। और ये महत्वपूर्ण समुद्र हैं जो कि डार्क मतलब ग्रीन कलर से करे हुए हैं। और जो ब्लू रंग से हैं वो रोमन साम्राज्य के नियंत्रण में थे। ठीक है, ये हम देख सकते हैं। ये सारे जो नियंत्रण में हैं इनके बारे में हमें दिखाया गया है। अब जो देखिए हम महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। चीनी, भारतीय, ईरानी, अरबी, यूनानी तथा जो रोमन व्यापारी थे इनमें क्या करते थे? आदान प्रदान में भाग लिया करते थे। जो दक्षिण भारत के पंतन, काली मिर्च तथा अन्य जो मसाले होते हैं उनका भी निर्यात किया जाता था। मानचित्र में हम पोंडुको का देखेंगे जो कि कहाँ है? दक्षिण भारत में है। उसको ढूंढेंगे जो कि अरिकामेडू का यह रोमन का नाम था। ठीक है, अब हम इसके बारे में आगे की बात जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके लिए हम एक नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे।